कहानी के शुरू में हमें पास्ट का एक भयानक युद्ध दिखाया जाता है जो लड़ा गया था टियानी पर्ल के लिए। ये पर्ल डाओ डोमेन के खास खजानों में से एक था जो गलती से जा गिरता है टूनान के हाथ में, जो जुकू किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान था। अफवाहों के मुताबिक ये पर्ल एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म तक ब्रेक थ्रू करवा सकता था। इसी वजह से जो लोग इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहते थे वो हमेशा इस पर्ल के लिए लड़ते रहते थे। आखिरकार एक दिन ये जंग टूनान को मजबूर कर देती है कि वो पर्ल छोड़ दे, लेकिन अफसोस अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून के कतरे तक टूनान पर्ल देने को तैयार नहीं होता। वो अपना जिस्म तबाह होने से पहले मर जाना बेहतर समझता है। इसका नतीजा ये होता है कि पर्ल दूर जाकर गिर जाता है और किसी एक का भी नहीं रहता। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में पहुंचती है। यहाँ हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वान लिंग। ये लड़का अपनी समझ और अक्लमंदी के लिए जाना जाता है क्योंकि इसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। इसका एक निकनेम भी है टिजू। साथ ही ये अपने वालिद की मदद भी करता है जो एक कारपेंटर है और उनके काम में हमेशा हाथ बटाता रहता है। लेकिन वान लिंग के छोटे से परिवार की खुशी ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रहती। एक दिन अचानक उनके घर कर्ज वसूलने वाले लोग आ जाते हैं। उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो जानबूझकर वान लिंग के घर की बची हुई कीमती चीजें भी ले जाते हैं जो असल में वान लिंग के फ्यूचर के लिए रखी गई होती हैं ताकि वो इम्तिहान दे सके। उन लोगों के इस रवैये को देखकर वान लिंग की माँ उनके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हैं ताकि उनकी चीजें कर्ज के बदले न ली जाएं। लेकिन बदकिस्मती से कर्ज वसूलने वालों को कोई परवाह नहीं होती। वो फिर भी वान लिंग के माँ बाप की जायदाद उठाकर ले जाते हैं। इस वाकये के बाद वान लिंग के दोनों माँ बाप बहुत उदास हो जाते हैं। वो अपनी मजबूरी पर अफसोस करते हैं। ना वो कर्ज चुका पाते हैं और ना ही अपने बेटे की हर जरूरत पूरी कर पाते हैं। अपने माँ बाप को उदास देखकर वान लिंग उन्हें तसल्ली देता है। वो कहता है कि अगर इस साल इम्तिहान नहीं दे पाया तो वो सिर्फ 1 साल और इंतजार कर लेगा। कुछ ही दिन बाद वान लिंग के चौथे चाचा उनके घर आते हैं और अपने साथ एक अच्छी खबर लाते हैं। वो बताते हैं कि हेंग्यू सेक्ट में जाने के लिए वांग खानदान को एंट्री कोटा मिला है। वांग फैमिली को सिलेक्शन के लिए 3 जगह मिली है और उनमें से एक वान लिंग के लिए रखी गई है। इसी बात पर चौथे चाचा पूरी उम्मीद रखते हैं कि वान लिंग इस कीमती मौके का पूरा फायदा उठाए। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर वान लिंग के माँ बाप को हिम्मत देने के बजाय और ज्यादा परेशान कर देती है। उन्हें लगता है कि हेंग्यू सेक्ट का रास्ता बहुत खतरनाक है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा इस रास्ते पर चले। वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वान लिंग इस साल रीजनल इम्तिहान की तैयारी करे। लेकिन अपने माँ बाप की सोच से अलग वान लिंग अपने चौथे चाचा की बातों से मुतासिर हो जाता है। वो तय कर लेता है कि इस रेयर अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देगा। उसी वक्त वान लिंग फैसला करता है कि वो हेंग्यू सेक्ट सिलेक्शन में जरूर हिस्सा लेगा ताकि उसका परिवार दोबारा कभी दबाया न जाए। वो फौरन अपने माँ बाप से इजाजत मांगता है। उसकी सच्चाई और जज्बा देखकर दोनों माँ बाप का दिल नरम पड़ जाता है। आखिरकार वो वान लिंग को हेंग्यू सेक्ट एंट्रेंस सिलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे देते हैं। इस पर वान लिंग उनसे वादा करता है कि वो मेहनत करेगा और उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। कुछ दिन बाद वान लिंग अपने माँ बाप के साथ वांग एक्सटेंडेड फैमिली के घर पहुँचता है जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स का जमा होने का स्थल होता है। वहाँ पहुँचते ही रिश्तेदार उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब कोई भी उन्हें नीचा नहीं देखता क्योंकि वान लिंग को हेंग्यू सेक्ट जाने का मौका मिल चुका होता है। वान लिंग का स्वागत उसका कजिन वांग हाओ भी करता है जो खुद भी सिलेक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन एक और कजिन वांग जो वान लिंग को नीचा समझता है। उसका मानना होता है कि वान लिंग में इमॉर्टैलिटी के पर चलने का कोई खास टैलेंट नहीं है। वांग जो के रवैये को देखकर भी वान लिंग बात को दिल पर नहीं लेता। वो उसे इग्नोर करता है और खामोशी से आगे बढ़ जाता है। वान लिंग की नजर फिर एक और रिश्तेदार पर गई जो था वांग जो का वालिद। वो अपने बेटे के लिए फख्र का इजहार कर रहा था क्योंकि उसका बेटा डायरेक्टली रेकमेंड हुआ था एक एल्डर के जरिए हेंग्यू सेक्ट में, जिस वजह से वांग फैमिली को 3 सिलेक्शन कोटास मिले। कुछ ही देर बाद वांग फैमिली के घर सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वहाँ एक इम्पोर्टेंट शख्स आया। ये शख्स हेंग्यू सेक्ट का मैसेंजर था। वो वान लिंग, वांग जो और वांग हाओ को ले जाने आया ताकि वो तुरंत हेंग्यू सेक्ट जाकर सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें। सब तैयार होने के बाद मैसेंजर का नाम था सेंग सियन। उसने 4 तलवारें निकाली जो हेंग्यू सेक्ट तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के काम आएंगी। जाने से पहले वान लिंग ने मैसेंजर से थोड़ी देर मांगी ताकि वो अपने माँ बाप से फिर से अलविदा कह सके। इजाजत मिलने पर वान लिंग ने फौरन अपने माँ बाप को अलविदा कहा और वादा किया कि वो मेहनत करेगा ताकि सिलेक्शन में चूज हो सके और अपने परिवार को डिसअपॉइंट न करे। ये सुनकर वान लिंग के माँ बाप, जो नहीं चाहते कि उनका बेटा अपनी उम्मीदों का बोझ महसूस करे, बोल दिए कि चाहे रिजल्ट जो भी हो वो हमेशा वान लिंग को जैसे है
वैसा ही प्यार करेंगे। अगर वानलिंग फेल भी हो गया तो भी वो बिना फिक्र के घर वापस आने को कहेंगे। अलविदा कहने के बाद वानलिंग अपने 2 कजिन्स के साथ हेंग्यू सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। हेंग्यू सेक्ट पहुंचकर सब सिलेक्शन पार्टिसिपेंट्स को एक ओपन हॉल में जमा किया गया। यहाँ उनकी टैलेंट को एक एक करके टेस्ट किया जाता। जो लोग सिलेक्ट हो जाते और टैलेंटेड पाए जाते वो एल्डर्स के राइट साइड पर खड़े होते, और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते या फेल हो जाते वो लेफ्ट साइड पर खड़े किए जाते। उस वक्त कई पार्टिसिपेंट्स को नॉट सिलेक्टेड डिक्लेयर किया गया, तो हेंग्यू सेक्ट एल्डर्स के लेफ्ट साइड पर भारी भीड़ हो गई। फिर वांगजो की बारी आई और उसका टैलेंट एक एल्डर के सामने टेस्ट किया गया। रिजल्ट देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वांगजो अपनी नेचुरल टैलेंट के साथ पास हो गया। वांगजो के पास होने के बाद वांगहाओ की बारी आई। वांगहाओ ने अपनी चालाकी दिखाई और एग्जामिनर को इम्प्रेस किया। उसने एल्डर की तारीफ की और यहाँ तक सजेस्ट किया कि एग्जाम शुरू करने से पहले एल्डर थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन एल्डर ने तुरंत वांगहाओ का टैलेंट टेस्ट करना शुरू किया। तब पता चला कि वांगहाओ में असल में हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वांगहाओ ने एल्डर को इम्प्रेस कर लिया, एक रेयर आइटम देकर ब्राइब की तरह। वो आइटम था 300 साल पुराना लिंगजी। तो आखिरकार दोस्तों, ये दिखाता है कि फेरीज भी ब्राइब से अफेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ हम ही नहीं। इस वजह से वांगहाओ को एल्डर ने अपना असिस्टेंट बना लिया। उसका काम था फिल्म मेकिंग, यानी दवा बनाने के काम संभालना। बातें छोटी करके आखिरकार वांगलिंग की बारी आई। जब उसे पता लगा कि वो हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो वो बहुत हैरान और उदास हो गया। बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ वांगलिंग उन लोगों की लाइन की तरफ चला जो फेल हो गए थे। साथ ही उसके जहन में माँ बाप की यादें आने लगी, खासकर उनकी यादें जो हमेशा दबाए जाते थे, क्योंकि उनके पास कुछ खास नहीं था जिससे वो प्राउड फील कर सकें। लेकिन कुछ ही पलों बाद वांगलिंग के दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जाग गई, जब उसने पता लगाया कि अब भी उसके पास चांस है हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल बनने का। पता चला कि एक सेकंड स्टेज टेस्ट अब भी बचा है, जो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए था जो पहले फेल हो गए थे। कुछ ही देर बाद सेकंड स्टेज टेस्ट शुरू हुआ। सब पार्टिसिपेंट्स को स्पिरिचुअल रूट से गुजरना था और स्पिरिचुअल स्टेयर्स पर चढ़ाई करनी थी, और वो पीक तक पहुंचना था सूरज ढलने से पहले। अगर सूरज ढलते तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड सिलेक्शन में फेल हो जाते। बिना वक्त जाया किए सब पार्टिसिपेंट्स ने स्पिरिचुअल रूट पर चढ़ाई शुरू की और टेस्ट कंप्लीट करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। वांगलिंग के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसके लिए ये सेकंड स्टेज टेस्ट अकेला और लास्ट चांस था हेंग्यू सेक्ट में एक्सेप्ट होने का। सेकंड स्टेज टेस्ट के दौरान कई पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। कुछ को आग ने जला दिया, कुछ पर बिजली गिर गई, और इस वजह से कई लोग गिर गए और उन्हें सेकंड सिलेक्शन में फेल डिक्लेयर किया गया। दूसरी तरफ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी थे जो हार मान गए, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल्स पार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद से सिलेक्शन प्रोसेस से विथड्रॉ कर लिया ताकि उनकी जान खतरे में न आए। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब पार्टिसिपेंट्स ने अपना विथड्रॉ डिक्लेयर किया तो सिलेक्शन कमेटी का हेल्प फौरन उनके पास आ गया। वहीं वांगलिंग ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से फाइट करता रहा, चाहे अब उसका शरीर खून से भरा था। कई साथ के पार्टिसिपेंट्स फेल हो गए, लेकिन वांगलिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी कोशिश करता रहा और डेस्परेटली स्ट्रगल करता रहा ताकि सिलेक्शन पास हो सके। तभी एक पल आया जब वांगलिंग का कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया। वो क्लिफ के ऊपर से गिर गया और नीचे एक ऐसी घाटी में गिरा जो आग से भरी हुई थी। उस वक्त वांगलिंग ने इस फिनोमेनन को एक इल्यूजन समझा। ये इल्यूजन उसे पुश करता रहा कि वो पीक की तरफ आगे बढ़े, चाहे आग उसके शरीर को जला रही थी। काफी स्ट्रगल के बाद वांगलिंग फाइनली फायर वैली से बचकर बाहर निकल गया। फिर वो तुरंत दौड़कर स्पिरिचुअल स्टेयर्स के पीक की तरफ गया। दिन की रोशनी में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे हौसले के साथ सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए वांगलिंग ने कई स्पिरिचुअल स्टेप्स पार किए, जिससे उसको लगने लगा कि इस बार वो टेस्ट पास कर लेगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि स्पिरिचुअल स्टेयर्स पर चढ़ते वक्त वांगलिंग अचानक रुक गया, क्योंकि पता चला कि टेस्ट का अलॉटेड टाइम खत्म हो गया और इस वजह से वो ऑटोमेटिक फेल हो गया। दूसरी बार 2 बार फेल होने से वांगलिंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, खासकर जब उसने समझा कि उसका टैलेंट सच में एवरेज लेवल का है, बिल्कुल अलग अपने कजिन वांगजो से। अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वांगलिंग थोड़ी देर के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सका। वो उनको रिलीज करने के लिए पीक एरिया में जोर से घुस गया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ और उसे क्लिफ के ऊपर से दोबारा नीचे गिरा दिया गया। चट्टान से गिरने के बाद वांगलिन अब एक गुफा में फंस गया है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी होश आती है, वांगलिन एक बहुत ही कीमती खजाने यानी थियानी पर्ल को पाता है, जिसके लिए हजारों सालों से लड़ाई होती रही है, जैसे कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। अभी याद है ना? जिज्ञासा के चलते
वांग लिन फिर पर्ल को हाथ लगाता है और अचानक उसके साथ एक चमत्कार होने लगता है। उस पल वांग लिन अचानक एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, एक जगह जिसे ड्रीम रेल्म कहते हैं, जो असल में पर्ल के अंदर ही होती है। उस डायमेंशन में वांग लिन टूनन की रूह से मिलता है, जो इतनी देर से पर्ल के अंदर फंसी हुई थी। उस वक्त वांग लिन का जिस्म लगभग टूनन के कब्जे में जाने वाला था, क्योंकि टूनन फिर से आजादी महसूस करना और एक दूसरे इंसान के जिस्म के जरिए इंसान की तरह जीना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वांग लिन का जिस्म कब्जे में नहीं जाता, जो टूनन को हैरान और गुस्सा दोनों कर देता है। फिर भी टूनन, जो अब भी जिज्ञासु था, बार बार वांग लिन के जिस्म को कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है, क्योंकि उसके सारे एफर्ट्स बेकार होते हैं। आखिरकार टूनन कोशिश करना छोड़ देता है और सोचने लगता है कि पर्ल द्वारा चुने गए व्यक्ति जैसे वांग लिन जैसा बेकार क्वालिफिकेशन वाला लड़का कैसे हो सकता है। अपने सोच विचार के बीच वांग लिन उसके पास जाकर नेगोशिएशन करने की कोशिश करता है और टूनन को परसुएड करता है कि वो उसकी कल्टीवेशन में मदद करे। लेकिन नेगोशिएशन सफल नहीं होती, क्योंकि टूनन मना कर देता है, और वो सीधे सीधे मना करता है सिर्फ वांग लिन के बहुत ही कमजोर क्वालिफिकेशन की वजह से। इसका नतीजा ये होता है कि उनकी मैजिकल मुलाकात खत्म हो जाती है और वांग लिन को पर्ल रेल्म से निकालकर असली दुनिया में भेज दिया जाता है। मैजिकल डायमेंशन से निकलते ही वांग लिन एक बहुत ही पहचानी हुई रोती हुई आवाज सुनता है, जो ज्यादा दूर नहीं है, उस गुफा के पास जहाँ वो फंसा हुआ था। तुरंत वो आवाज के सोर्स के पास जाता है और कितनी हैरानी होती है जब वांग लिन पाता है कि जो शख्स उसका नाम पुकारते हुए रो रहा था वो असल में उसकी अपनी माँ है। अपनी माँ के अलावा वांग लिन अपने पिता को भी देखता है, जो हेंग यू सेक्ट के सदस्यों के साथ हैं, जो फिर वांग लिन को गुफा से बाहर ले जाते हैं। और ये सामने आता है कि वांग लिन के क्लिफ से गिरने को देखकर सबने ये समझ लिया था कि वांग लिन ने सुसाइड की कोशिश की थी, जो हेंग यू सेक्ट को परेशान कर गया और आखिरकार वांग लिन को ढूंढने में मदद की। और अचानक ये मिसअंडरस्टैंडिंग वांग लिन के लिए एक एक्सेप्शन बन जाती है और उसे आखिरकार उस सेक्ट में डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हालांकि वांग लिन को हेंग यू सेक्ट का डिसाइपल उसकी गलती के चलते एक्सेप्ट किया गया, वो इस मौके को बेकार नहीं जाने देता और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करता है, अपने दिल में पक्का फैसला करते हुए कि एक दिन वो साबित करेगा कि वो सच में हेंग यू सेक्ट का डिसाइपल बनने का हक रखता है। इस फैसले के साथ वांग लिन फिर से अपने माँ बाप से अलग होता है और एल्डर सन और सीनियर जांग के साथ हेंग यू सेक्ट वापस जाता है जितनी जल्दी हो सके। हेंग यू सेक्ट पहुंचकर सीनियर जांग उसे सेक्ट के कई बेसिक रूल समझाते हैं। एक रूल था कपड़ों के रंग के बारे में, जो सेक्ट में डिसाइपल्स के स्टेट्स या रैंक को दिखाता है। लाल और पीला रंग हेंग यू सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाता है, जबकि ग्रे रंग अनरेडी डिसाइपल्स को दिखाता है, जो सेक्ट में सबसे लोएस्ट लेवल होते हैं। ये समझाने के बाद वांग लिन को उसके नए रहने की जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ ग्रे कपड़े पहने हुए डिसाइपल्स हेंग यू सेक्ट के डिसाइपल के रूप में स्टेटस रखते हैं। उस पल वांग लिन का परिचय सीनियर ल्यू से होता है, जिसका निकनेम येलो वीजल था, कपड़ों के रंग की वजह से। जब वांग लिन उस जगह पर पहुँचता है, उसे कहा जाता है कि अपने सामान को अरेंज करे और अपनी जरूरतों का ख्याल रखे। साथ ही वांग लिन के आने पर दूसरे डिसाइपल्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बातें करने लगे कि वांग लिन को हेंग यू सेक्ट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन वांग लिन ने उनके मजाक को इग्नोर किया और अपने सामान को जल्दी से ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। उस पल वांग लिन की मदद एक डिसाइपल जांग होने की, जो उसके नए हैबिटेट में अकेला अच्छा साथी बन गया। कुछ देर बाद येलो वीजल यानी सीनियर लू ने डिसाइपल्स को टास्क कार्ड्स बांटे, जिनमें अगले दिन के लिए किए जाने वाले काम लिखे हुए थे। ये टास्क पेपर्स अलग अलग रंग के थे, जो अलग अलग तरह के काम को दिखाते थे। वांग लिन को एक लाल टास्क कार्ड मिला, जो इसका मतलब था कि वांग लिन को हर दिन 10 बैरल पानी ले जाना होगा। टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वांग लिन ने मासूमियत से सीनियर ल्यू से पूछा कि उन्हें कब ट्रेनिंग या कल्टीवेशन का टाइम मिलेगा। पता चला कि ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि ग्रे कपड़े पहने सभी डिसाइपल्स हमेशा हाउस होल्ड काम में बिजी रहते थे। उस रात वांग लिन अपने नए एनवायरनमेंट के बारे में अभी भी जिज्ञासु था, तो उसने जांग हू से पूछा कि कई डिसाइपल्स लाल टास्क कार्ड क्यों नहीं लेना चाहते जैसे उसने लिया था। लेकिन जांग हू ने बस इतना कहा कि वांग लिन को कल टास्क शुरू करते ही रीजन समझ आ जाएगा। और अगले दिन वांग लिन कितना शॉक्ड हुआ जब उसने समझा कि 10 बैरल का मतलब असली में 10 सुपर जंबो साइज बैरल ले जाना है। फिर भी
वांगलिन के पास प्रोटेस्ट करने का टाइम नहीं था और उसे बस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ा। कई दिनों तक हेंग्यू सेक्ट में वाटर कैरियर के रूप में काम करते करते वांगलिन बहुत थक गया, क्योंकि जायंट बैरल्स जिन्हें वो पानी से भर रहा था अभी भी पूरे नहीं भरे थे। ऊपर से वांगलिन के हाथ कैलस्ड होने लगे और दर्द भरे घावों से कवर हो गए। एक पल के लिए वांगलिन ने छोटी सी रेस्ट लेने का फैसला किया और तब उसे थियानी पर्ल याद आई, जो गुफा में उसके घावों को हील कर चुकी थी। फिर उसने सोचा कि पर्ल को दवाई के रूप में यूज करके अपने हाथों के घाव ठीक कर सकता है, बस उसे पानी में भिगोकर। इस मैजिकल एनकाउंटर के बाद वांगलिन और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और साथ ही थियानी पर्ल के चमत्कार को और एक्सप्लोर करता है। उस समय वांगलिन ने पर्ल से भिगा पानी एक फ्लास्क में स्टोर करना शुरू किया, ताकि जब भी उसका शरीर थकने लगे वो उसे पी सके। इस चमत्कारी पानी के साथ वांगलिन अपना काम स्मूथली कर पाता है और टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इस सिचुएशन से सीनियर ल्यू के अंदर शक पैदा हो गया, जो सीक्रेटली हमेशा चाहते थे कि वांगलिन उनके काम को सुपरवाइज करे। शक के चलते एक दिन लिन पर सीनियर लू ने अटैक कर दिया जब वो वाटर कैरियर के रूप में अपना काम कर रहा था। उस वक्त सीनियर लू ने फ्लास्क में रखा हुआ थियानी पर्ल भिगा पानी पकड़ लिया और वांगलिन पर अक्यूज किया कि वो कुछ छुपा रहा है। हालांकि वांगलिन समझ गया था कि सीनियर लू की बात कहाँ जा रही है, जो जरूर पर्ल के एग्जिस्टेंस से जुड़ी थी। लेकिन उस वक्त वांगलिन ने जाने अनजाने इग्नोर करने का फैसला किया ताकि पर्ल का राज सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ इस इंसिडेंट की वजह से वांगलिन को टूनन ने डांटा, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी रेसिस्ट करने की ताकत नहीं रखता था। ये देखकर टूनन ने डिसाइड किया कि वो वांगलिन को कल्टीवेशन सिखाए, ताकि आगे चलकर वांगलिन अपने आप को बेहतर प्रोटेक्ट कर सके और ऑफ कोर्स टूनन को भी फायदा हो। बिना वक्त जाया किए टूनन ने वांगलिन को इंस्ट्रक्शंस दिए ताकि वो कल्टीवेशन के पहले स्टेज यानी फर्स्ट लेयर एनर्जी कंडेंसेशन तक पहुंच सके। इसके लिए वांगलिन को थियानी पर्ल से और ड्यू कलेक्ट करनी थी, जो उसने तुरंत शुरू कर दी। सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वांगलिन थियानी पर्ल realm के अंदर कल्टीवेशन शुरू करता है। कुछ दिन बाद पता चला कि सीनियर ल्यू स्वानडाओ सेक्ट के साथ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के लिए बिजी है। एक्सचेंज के लिए एल्डर सन, जो हेंग्यू सेक्ट के एल्डर्स में से एक हैं, ने डिसाइड किया कि वांगलिन के एनवायरनमेंट में से एक डिसाइपल को येलो क्लॉथ डिसाइपल का स्टेटस दिया जाए और अनएक्सपेक्टेडली ये प्रमोशन वांगलिन को ही मिली, जो उन ग्रे क्लॉथ डिसाइपल्स में जलन पैदा कर देती है, जो हेंग्यू सेक्ट में ज्यादा टाइम से हैं। हालांकि वांगलिन थोड़ा कंफ्यूज था और इतनी जल्दी प्रमोशन की उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी उसने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की और पूरी शुक्रगुजारी के साथ प्रमोशन एक्सेप्ट की। उसने तुरंत एल्डर सन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उसे एक मैजिकल डोरेमोन बैग दिया जिसमें वैल्यूएबल आइटम्स थे। एक नए डिसाइपल के रूप में सिलेक्शन इवेंट के कुछ ही देर बाद वांगलिन ने अपना बाकी का टाइम थियानी पर्ल realm में ही स्पेंड किया, टूनन की गाइडेंस में कल्टीवेशन और कॉम्बैट स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। उस समय वांगलिन ग्रेविटी टेक्निक मास्टर कर चुका था, जिसे वो मॉर्टल वर्ल्ड में डेंजर्स फेस करते वक्त यूज कर सकता था। थोड़ी देर बाद वांगलिन को बाहर शोर सुनाई दिया, जो जांग हू और सीनियर ल्यू के बीच कॉन्फ्लिक्ट से आया था। उस वक्त सीनियर ल्यू ने जांग हू के वर्क रिजल्ट्स के साथ चीटिंग की, जिसे जांग हू ने प्रोटेस्ट किया और थ्रेटन किया कि वो सीनियर ल्यू के एक्शंस एल्डर्स को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट होने से बचने के लिए सीनियर ल्यू ने जांग हू को वापस थ्रेटन किया कि वो तुरंत डील करेगा। थोड़ी देर बाद सीनियर ल्यू पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर जब जांग हू, जो उसका सेक्ट मेंबर था, सीनियर ल्यू से बुली हो रहा था और लगभग मार दिया जा रहा था, वांगलिन, जो ये सब देख रहा था, तुरंत इंटरवीन करता है और सीनियर ल्यू के अटैक को रोकता है। साथ ही जांग हू, जो बदले की भावना से भरा हुआ था, पीछे से सीनियर ल्यू के पास जाता है, उसे स्टैब करता है और उसे इंस्टेंटली मार देता है, ताकि जो मर्डर हुआ था वो हेंग्यू सेक्ट के एल्डर्स तक ना पहुंचे। वांगलिन ने जांग हू को भाग जाने के लिए कहा और खुद सीनियर ल्यू की बॉडी संभालने की जिम्मेदारी ले ली। जब वांगलिन सीनियर ल्यू की बॉडी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। इसी हालत में वो तुरंत अपने मास्टर सी टूनन के पास थियानी रूम के अंदर गया, ताकि पता कर सके कि कहीं उसकी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीतूनन ने बताया कि एक पॉइजन होता है जिसका नाम हुआ लिंकाओ है। अगर कोई इस पॉइजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो अपना स्पिरिचुअल ची कंडेंस नहीं कर सकता और उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ना पूरी तरह बंद हो जाती है। मास्टर ने पूछा, आखिर कौन सा इविल आदमी हो सकता है जिसने वांगलिंग को ये पॉइजन दिया। तभी वांगलिंग को याद आया कि कुछ समय पहले उसे एल्डर सन की तरफ से डिसाइपल प्रमोशन गिफ्ट मिला था, एक स्टोरेज बैग और एक हर्बल पिल
और उस समय वांगलिंग ने वो पिल बिना सोचे समझे तुरंत खा ली थी। अपने बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए वांगलिंग ने मास्टर से पूछा कि क्या एंटीडोट के अलावा कोई और तरीका है जिससे पॉइजन को कम्प्लीटली रिमूव किया जा सके। तब मास्टर ने एक सोल्यूशन दिया, पॉइजन से पॉइजन को फाइट कराना। इस प्रोसेस में वांगलिंग की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वांगलिंग बिल्कुल भी नहीं डरा। वो पेन एंड्योर करने के लिए तैयार था, सिर्फ इसलिए ताकि वो कल्टिवेशन जारी रख सके। अगले दिन हेंगयू सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को बुलाया गया क्योंकि स्वानडाओ सेक्ट का ग्रुप आने वाला था जो मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इस बार होस्ट हेंगयू सेक्ट ही था। जैसे ही स्वानडाओ सेक्ट आया, आसमान का रंग बदल गया, बादल छा गए, अंधेरा हो गया और बिजली चमकने लगी। कुछ ही पलों बाद 1000 पैरों वाला जायंट सेंटिपीड मॉन्स्टर अंधेरे बादलों से बाहर निकला और अपनी पीठ पर स्वानडाओ सेक्ट के लोगों को लिए हुए शान से नीचे उतरा। ये सीन देखकर हेंगयू सेक्ट के डिसाइपल्स हैरान रह गए और शॉक के मारे उनकी सांसें थम सी गईं। ये डिवाइन बीस्ट सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। इसका बॉडी हाईली पॉइजनस था, अगर जरा सा भी टच हो जाए तो जान जा सकती थी। जब वांगलिंग ने सुना कि ये जायंट सेंटिपीड 300 साल से ज्यादा जी चुका है तो उसे लगा कि ये डिवाइन बीस्ट का आना बिल्कुल सही वक्त पर हुआ है, बिल्कुल उसकी नीड्स के हिसाब से। स्वानडाओ सेक्ट के आते ही एरिया में डार्क ऑरा फैल गया, लेकिन उस डार्क ऑरा के बीच एक चमकती हुई शख्सियत नजर आई। कैंपस फ्लावर नहीं, मतलब सेक्ट फ्लावर। वो थी एक खूबसूरत लड़की। उसकी ब्यूटी और चार्म ने अंधेरे के बीच भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हेंगयू सेक्ट में वैसे भी ब्यूटीफुल फीमेल डिसाइपल्स कम थे, इसलिए जैसे ही ल्यूमे सामने आई, मेल डिसाइपल्स बिल्कुल स्टन हो गए और चुपचाप अपनी थूक निगलने लगे। बाद में पता चला कि जो टेम्पटिंग फीलिंग सबको हो रही थी वो एक मैजिक टेक्निक थी, और ये टेक्निक आखिरकार मास्टर डाओसू ने तोड़ दी। पर्पल कपड़ों में खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने बताया कि उसके पास सिंगल वाटर स्पिरिचुअल रूट है, और उसने दावा किया कि कोई भी उसकी अट्रैक्शन टेक्निक से बच नहीं सकता। लेकिन जब उसने वांगलिंग को देखा तो वो थोड़ी शॉक्ड हो गई। भले ही वांगलिंग अभी भी ची कंडेंसेशन लेवल 1 पर था, लेकिन वही सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर आया था। मास्टर डाओसू को लगा कि ल्यूमे की ये अट्रैक्शन टेक्निक सही रास्ता नहीं है, और उन्होंने तुरंत इसे गलत बता दिया। लेकिन एल्डर जिन गूल ने अपनी डिसाइपल का साइड लिया और मास्टर डाओसू की बात का विरोध किया। इसके बाद एक और एल्डर ने ताना मारते हुए कहा कि हेंगयू सेक्ट लूजर डिसिपल से भरा हुआ है जिनकी क्वालिफिकेशंस तक क्लियर नहीं है। इस पर हेंगयू सेक्ट के लीडर मास्टर हुआंगलोंग ने बात खम करते हुए चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद होने वाली एक्सचेंज कंपटीशन में ही पता चल जाएगा कि असली क्वालिफिकेशंस किसके पास हैं। मास्टर डाओसू ने वांगजो को एक काम दिया कि वो स्वानडाओ सेक्ट के डिसिपल्स की सर्विस करे। ये इम्पोर्टेंट टास्क मिलते ही वांगजो ने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा और उसने सबसे खतरनाक काम यानी पॉइजनस 1000 पैरों वाले डिवाइन सेंटिपीड को खाना खिलाने का काम वांगलिन पर डाल दिया। ये डेंजरस टास्क बिल्कुल वही था जो वांगलिन को चाहिए था, इसलिए उसने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लिया। रात के बीच अबासी टूनन ने अपने डिसिपल को गाइडेंस दी और उसके बॉडी के अंदर पॉइजन को टेम्पररीली सप्रेस कर दिया, लेकिन ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था। इसका मतलब था कि वांगलिन को जल्दी से जल्दी फियर्स सेंटिपीड मॉन्स्टर से पॉइजन हासिल करना होगा। बिस्मिल्लाह कहकर वांगलिन धीरे धीरे उस 1000 पैरों वाले सेंटिपीड के पास गया जो आराम से रेस्ट कर रहा था। वांगलिन ने डैमेज स्पिरिचुअल बेट निकाला और उसे मॉन्स्टर के खाने के तौर पर सामने रख दिया। मॉन्स्टर ने जैसे ही उस बेट को काटा, बेट के अंदर मिला हुआ स्लीपिंग मेडिसिन काम कर गया। कुछ ही पलों बाद सेंटिपीड मॉन्स्टर बेहोश हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। फिर भी वांगलिन ने बहुत संभल कर मॉन्स्टर के फैंग से पॉइजन की कुछ बूंदें निकाल ली ताकि वो जाग न जाए। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगा तो अचानक फ्यूरियस फियर्स सेंटिपीड उसके पीछे पड़ गया, बहुत मुश्किल से बचकर। वांगलिन ने तुरंत सारा पॉइजन जो उसने निकाला था एक ही बार में पी लिया। उसके बॉडी के अंदर पॉइजन ने पॉइजन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तेज दर्द, पेट में खिंचाव और आखिरकार वांगलिन ने खून की उल्टी कर दी। ये साफ था कि सेंटिपीड का पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वांगलिन दर्द से लड़ता रहा। उसने खुद से वादा किया कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो अपने मास्टर को बचाना चाहता था। अबासी टूनन अपने डिसाइपल की हिम्मत और अच्छाई देखकर इमोशनल हो गए। उन्होंने वांगलिन से कहा कि अब अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स रिलीज करने की कोशिश करो। तभी अचानक एक मिरेकल हुआ। वांगलिन की कल्टिवेशन ची कंडेंसेशन लेवल 1 से सीधे स्टेज बाय स्टेज बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते लेवल 14 तक पहुंच गई। अबासी टूनन ये देखकर शॉक में आ गए। इतना बड़ा जंप बिल्कुल अनबिलीवेबल था। उनका शॉक्ड रिएक्शन देखकर वांगलिन भी कंफ्यूज हो गया कि वो अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया। मास्टर ने बस इतना कहा, इसे लक समझ लो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अभी वांगलिन शुक्र अदा ही कर रहा था कि स्वानडाओ सेक्ट के डिसाइपल्स एक साथ आ गए। वो वांगलिन से पूछने लगे कि 1000 पैरों वाला सेंटिपीड अचानक इतना वीक और बेहाल क्यों हो गया। उनका मानना था कि इस सब का कनेक्शन जरूर वांगलिन से है, क्योंकि वही इसे खाना खिलाने के लिए असाइन था। तभी वांगलिन की तरफ एक सीनियर ने अचानक अटैक कर
दिया, लेकिन ये अटैक मास्टर सन ने रोक लिया। मास्टर सन ने स्वानडाओ सेक्ट के डिसिपल्स को वार्निंग दी कि वो वांगलिन पर अटैक ना करें ताकि स्वानडाओ सेक्ट की रेपुटेशन खराब ना हो। अपना गुस्सा दबाते हुए स्वानडाओ सेक्ट के उस सीनियर ने वांगलिन को चैलेंज किया कि एक्सचेंज कंपटीशन के अरीना में उससे फेस करे। बाद में मास्टर सन वांगलिन के रूम में आया, वो उसे ऑब्जर्व करने लगा और अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा, क्योंकि बाहर से वांगलिन अभी भी ची कंडेंसेशन लेवल 1 पर ही लग रहा था। हकीकत ये थी कि अबसी टूनान ने वांगलिन की असली कल्टिवेशन लेवल को हाइड कर दिया था ताकि वो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। मास्टर सन को वांगलिन पर शक होने लगा। उसे लगा कि कहीं ना कहीं वांगलिन का कनेक्शन कुछ वक्त पहले मरे हुए सीनियर लुजू शैंग से जरूर है। मास्टर सन जो स्कीम्स और ट्रिक्स से भरा हुआ था, वो वेट कर रहा था कि वांगलिन ची कंडेंसेशन लेवल 3 तक पहुंच जाए, क्योंकि उस लेवल पर वो वांगलिन के थॉट्स रेड कर सकता था और उसका असली टारगेट था वो एयरलूम ट्रेजर, जिसका उसे शक था कि वांगलिन के पास है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हेंगयू सेक्ट और स्वानडाओ सेक्ट के बीच मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कंपटीशन होने वाली थी। दूर से एक लड़की नजर आई, लिमुलन, जो बिल्कुल एक फरिश्ते जैसी खूबसूरत थी। वो लू ही सेक्ट की एलीट डिसाइपल थी, जैसे बादलों के पीछे से कोई एंजल झांक रहा हो। लिमुलन अपने बड़े भाई के साथ दूर से दोनों ग्रेट सेक्ट्स की कंपटीशन देख रही थी। कुछ ही देर बाद एक नीला ड्रैगन आसमान में उड़ान भरता हुआ आया और घूमते हुए कंपटीशन अरीना के ऊपर उतर गया। उसके ऊपर शान सेक्ट के लीडर, उन्होंने रोटेटिंग कंपटीशन रूल्स अनाउंस किए। जो भी कंटेस्टेंट अरीना के अंदर सबसे आखिर तक टिका रहेगा वही विनर होगा। और फिर उन्होंने लाउड आवाज में कहा, कंपटीशन स्टार्ट। अरीना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी गई, जो स्पेक्टेटर्स को अरीना से अलग करती थी। कंपटीशन की शुरुआत हुई ज़ेंग क्वांग से, जो हेंगयू सेक्ट की तरफ से पहला कंटेस्टेंट बना। उसके सामने आया स्वानडाओ सेक्ट का ग्रेट डिसिपल। दोनों के बीच एक फियर्स बैटल हुआ। आखिरकार ज़ो पेंग ने ज़ेंग क्वांग को डिसाइसिवली डिफीट कर दिया। इसके बाद स्वानडाओ सेक्ट के एक एल्डर ने घमंड के साथ कहा कि हेंगयू सेक्ट के डिसिपल्स बिल्कुल बेकार हैं। उसने प्रपोज किया कि सिर्फ उसका एक डिसिपल ही फाइट करेगा और अगर हेंगयू सेक्ट का कोई भी डिसिपल उसे हरा दे तो वही ओवरऑल विनर माना जाएगा। हेंगयू सेक्ट की तरफ से अगला कंटेस्टेंट था लूसोंग। लूसोंग ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक यूज की, लेकिन कम कल्टीवेशन की वजह से वो भी ज़ो पेंग से हार गया। लगातार जीत कर ज़ो पेंग एरोगेंट हो गया। उसने बिना सोचे समझे केयरलेस अटैक किया, जो सीधा प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पर जा लगा। फॉर्मेशन टूट गई और उसका अटैक अरीना से बाहर स्पेक्टेटर्स की तरफ चला गया। वांगलिन ने जैसे ही ये देखा, उसकी नजर स्पेक्टेटर्स में बैठे अपने माँ बाप पर पड़ी, जो डेंजर में थे। बिना एक पल भी सोचे वांगलिन है बचाने के लिए आगे बढ़ गया और इसी के साथ सीइंग हेंगयू सेक्ट के लोग स्वानडाओ सेक्ट के एक एलीट डिसाइपल की वजह से डेंजर में आ गए थे। तो वांगलिन आखिरकार आगे बढ़ता है उस डिसाइपल को रोकने के लिए जो पावर का भूखा था और अपने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान से टकरा रहा था। उस वक्त वांगलिन उन सबको स्वानडाओ सेक्ट के डिसाइपल के डेंजर्स अटैक से बचा लेता है और बस वहीं से दोनों के बीच लाइफ एंड डेथ फाइट शुरू हो जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए दोनों तुरंत लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फाइट के दौरान स्वानडाओ का डिसाइपल वांगलिन की एबिलिटी देखकर शॉक हो जाता है। वांगलिन के अटैक्स इतने प्रिसाइज होते हैं कि सीधा उसके बॉडी पर लगते हैं। उसको ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती कि वो लगभग हार गया हेंगयू सेक्ट के एक डिसाइपल से, जिसका नाम वांगलिन है और जिसका पावर लेवल सिर्फ लेवल 6 डिटेक्ट हो रहा था। शर्म, गुस्सा और ईगो के मिक्स फीलिंग में वो अरोगेंट स्वानडाओ डिसाइपल और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और तुरंत एक और कॉम्बैट टेक्निक यूज करता है काउंटर अटैक के लिए। इस बार वो कोबरा स्नेक टेक्निक यूज करता है वांगलिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ये अटैक बिल्कुल बेकार साबित होता है। ना वो वांगलिन को चोट पहुंचा पाता है और ना ही उसे हरा पाता है। उल्टा जिस जीत की उसे उम्मीद थी, उसकी जगह वो खुद वांगलिन की डेंजर स्ट्रेंथ के सामने दब जाता है। वांगलिन सिर्फ कोबरा अटैक को रोकता ही नहीं, बल्कि उसे वापस पलट देता है और उसके ओनर को दूसरी बार जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ वांगलिन की अमेजिंग परफॉर्मेंस मैच देख रहे सब लोगों का अटेंशन खींच लेती है। सब लोग उसकी आइडेंटिटी को लेकर क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो हेंग सेक्ट के कम पहचाने डिसाइपल्स में से एक था। ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें आखिर समझ आता है कि ये टैलेंटेड यंग हीरो जो उनके सामने अपनी स्किल्स दिखा रहा है, असल में वही डिसाइपल है जिसके बारे में रूमर था कि वो हेंगयू सेक्ट में कनेक्शन से नहीं बल्कि ट्रायल पास करके एंटर हुआ था। इसी बीच जब वांगलिन अपनी असली स्ट्रेंथ रिवील करता है, जो पहले ही लेवल 14 तक पहुंच चुकी थी, तो स्वानडाओ डिसाइपल डर के मारे कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल भी मैच नहीं है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वांगलिन उसे रोक लेता है और उसे और ज्यादा इंसल्ट कर देता है। अपने बेस्ट डिसाइपल्स में से एक को हेंगयू सेक्ट के डिसाइपल से हारता देखकर स्वानडाओ सेक्ट का एल्डर गुस्से में आगे बढ़ता है वांगलिन से बदला लेने के लिए, लेकिन उसका ये बेवकूफी भरा स्टेप हेंगयू सेक्ट के एल्डर रोक देते हैं और वार्निंग देते हैं
कि हेंग यू टेरिटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आखिर में सुआनदाओ एल्डर्स के पास रूल्स फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती और उन्हें हेंग यू सेक्ट की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। कुछ देर बाद हेंग यू एल्डर अनाउंस करते हैं कि ये इंटरसेक्ट कंपटीशन हेंग यू सेक्ट जीत चुका है। इस विक्ट्री की वजह से वांग लिंग का स्टेटस प्रमोट होकर इनर डिसाइपल बन जाता है और उसके फ्रेंड्स खुशी से उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। कंपटीशन ऑफिशियली खत्म होने के बाद सुआनदाओ एल्डर्स और उनके टॉप डिसाइपल्स जल्दी से हेंग यू सेक्ट छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जो डिस्टरबेंस हुआ था उसके लिए माफी भी मांगते हैं। और वहीं लीमू वान और उसकी सीनियर सिस्टर चुपचाप वहां से निकल जाती हैं, इससे पहले कि कोई उनकी प्रेजेंस नोटिस कर पाए। इस बीच वांग लिंग अपने माता पिता के पीछे जाता है जो घर वापस लौटने वाले थे, सिर्फ इसलिए कि वह उनके साथ थोड़ा समय बिता सके, क्योंकि कई सालों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसी वक्त उसकी माँ उसे सामान से भरा एक बैग देती है जो वह उनके गाँव से लाई थी, ताकि वह हेंग यू सेक्ट में रहते हुए उनका इस्तेमाल कर सके। इसके बदले में वांग लिंग अपने पिता को एक मोती जैसा आइटम गिफ्ट में देता है। जब उन्हें लगता है कि उनकी मुलाकात काफी हो चुकी है, तब आखिरकार वांग लिंग अपने माता पिता से अलग हो जाता है। कुछ दिनों बाद हेंग यू सेक्ट सुआंडो सेक्ट के एक एल्डर के आने से शॉक हो जाता है, जिसका नाम बियाओ नान जी था। वह वहाँ हेंग यू सेक्ट के सभी लोगों को वार्न करने आया था कि वे तुरंत ये जगह छोड़ दें, क्योंकि हेंग यू सेक्ट के मालिक और उनके सभी पूर्वज एक युद्ध में मर चुके थे। इसलिए जिस पहाड़ की चोटी पर यह सेक्ट बना था उसका मालिकाना हक अब वह खुद ले लेगा। अपने गर्व वाले घर को किसी और के हाथों छीनने या बर्बाद होने देने के लिए तैयार न होते हुए हेंग यू सेक्ट के एल्डर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने इलाके को बचाने के लिए और जल्दी से एक माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। जब एल्डर्स मिलकर फॉर्मेशन बना रहे थे, उसी समय वांग लिंग अपने कमरे से बाहर आता है और उसे बाहर की स्थिति की गंभीरता समझ आ जाती है। तभी एल्डर सन उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहते हैं। जब दोनों कमरे के अंदर अकेले होते हैं तो एल्डर सन वांग लिंग को चाय पीने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चाय में चुपके से खतरनाक चीजें मिलाई गई थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वांग लिंग चाय पीने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पहले से शक था कि उसमें ऐसी चीजें हैं जो उसके कल्टीवेशन को स्लो कर सकती है, बिल्कुल उसी जहर की तरह जो एल्डर सन ने पहले उसे दी हुई पिल में छुपाया था। आपको याद है ना, जब उसकी बुरी नीयत पकड़ ली जाती है तो एल्डर सन अच्छा बनने का नाटक बंद कर देता है और तुरंत स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन से वांग लिंग को फंसा देता है। इसी बीच कमरे के बाहर की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उस समय सुआंडो सेक्ट का एल्डर हेंग यू एल्डर्स द्वारा बनाई गई प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेंग यू एल्डर्स को और तेजी से कदम उठाने पड़ते हैं। सबको बचाने के लिए वे सभी डिसाइपल्स को आदेश देते हैं कि तुरंत पहाड़ से नीचे उतर जाएं और सेक्ट की इमारतें छोड़ दें। फॉर्मेशन के टूटने को स्लो करने के लिए हेंग यू के एक एल्डर, जिसे येलो ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, सीधे सुआंडो एल्डर से लड़ने लगता है, लेकिन दोनों की ताकत बराबर नहीं थी, इसलिए उसकी कोशिश फेल हो जाती है और उल्टा वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कई हेंग यू एल्डर्स को घायल देखकर हेंग यू सेक्ट के एलीट यानी कोर डिसाइपल्स तुरंत एक्शन लेते हैं और ग्रुप अटैक लॉन्च करते हैं सुआंडो एल्डर बियाओ नानजी के खिलाफ। लेकिन फिर भी उनकी ये कोशिश पूरी तरह बेकार साबित होती है। अब साफ हो चुका था कि जिस इंसान से वे लड़ रहे थे उसकी ताकत उनसे कई गुना ज्यादा थी। आखिर में हेंग यू सेक्ट के सभी लोगों को ये सच्चाई माननी पड़ती है कि उनकी बनाई हुई प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पूरी तरह सुआंडो सेक्ट के एल्डर द्वारा नष्ट कर दी गई थी। अब वापस आते हैं वांग लिन की तरफ। अभी एल्डर सन वांग लिन को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था कि वह अपना रहस्यमयी खजाना दिखाए और उसे सौंप दे। एल्डर सन खुद वांग लिन के कपड़े भी तलाशी लेता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी नहीं मिलता। वांग लिन पर दबाव बनाने के लिए एल्डर सन उस पर हमला करता है, जिससे वांग लिन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब वांग लिन दर्द से चिल्ला रहा था और लगभग बेहोश होने वाला था, तभी अबासी तुनान उसे जगाने की कोशिश करता है और उसे होश में रहने में मदद करता है। फिर अचानक एल्डर सन का शरीर अकड़ जाता है, वह बिल्कुल हिल भी नहीं पाता, जैसे कोई मूर्ति बन गया हो। ये हालत देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। वह और भी ज्यादा शॉक हो जाता है जब वांग लिन उसे मजबूर करता है कि वह अपना इस्तेमाल किया हुआ स्पिरिट बाइंडिंग फॉर्मेशन हटा दे। अब वांग लिन खुलकर अपना बदले का प्लान बता देता है। असल में उसने चुपके से एल्डर सन को जहर दे दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी एल्डर सन ने उसे पिल के जरिए जहर दिया था। क्योंकि एल्डर सन बार बार उसकी शांति को खराब कर रहा था, इसलिए वांग लिन के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वह सीधा फिजिकल अटैक करता है और आखिरकार एल्डर सन को गिरा देता है। इसी बीच बाहर हेंग यू सेक्ट
पूरी तरह बर्बाद हो चुका था क्योंकि एल्डर्स प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को बचाने में फेल हो गए थे। इस स्थिति का मतलब साफ था कि हेंग यू सेक्ट हार चुका है और उसका मालिकाना हक आधिकारिक तौर पर सुआंडाओ सेक्ट ने ले लिया। कुछ ही समय बाद हेंग यू एल्डर्स वह जगह छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हेंग यू डिसाइपल्स वहीं रुक जाते हैं और उन्हें सीधे सुआंडाओ एल्डर्स द्वारा भर्ती कर लिया जाता है। ये फैसला हेंग यू एल्डर्स को बहुत निराश करता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने प्यारे डिसाइपल्स को जाते हुए देखने के। अब फिर वापस आते हैं वांग लिन पर। एल्डर सन के साथ अपना काम खत्म करने के बाद वह कमरे से बाहर आता है और अपनी आंखों से हेंग यू सेक्ट की तबाही देखता है। ये सब देखकर वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अभी जल्दी में किसी भी सेक्ट में शामिल नहीं होगा, बल्कि वह अपनी कल्टीवेशन को और तेज बढ़ाने पर ध्यान देगा। अब्बासी तुनान की मार्गदर्शन में यह फैसला सुनकर अब्बासी तुनान खुश हो जाता है, क्योंकि जिस लड़के को उसने सिखाया था उसे आखिरकार जिंदगी की एक समझ मिल गई थी। छोटी सी कहानी आगे बढ़ती है और 4 साल बीत जाते हैं। हेंग यू के 2 पुराने डिसाइपल्स जो अब सुआंडाओ सेक्ट में शामिल हो चुके थे, माउंट लुसान के आसपास घूम रहे थे। उनका मकसद था एक ब्लैक क्रिस्टल बीस्ट ढूंढना। ट्रेनिंग के लिए जब वे एक जगह उतरते हैं तो उनमें से एक डिसाइपल जिसका नाम चांग हो था, उसे पास में स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जिसका मतलब था कि वहाँ पास ही कोई कल्टीवेशन कर रहा है। मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते हुए दोनों डिसाइपल्स तुरंत माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, वे तो बस यहाँ से गुजर रहे थे।